नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरपी किसान स्टोरीज। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? एक खुशखबरी सुनानी है, जल्दी बाहर तो आओ ना। अरे आ रही हूँ। क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मुझे काम मिल गया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? 10-15 दिन काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हो। घर तो मेरी ही वजह से चलता है, वरना रोज खाना तक नसीब नहीं होता। हाँ, पर जो मुझे अब काम मिला है वो 10 से 15 दिन का काम नहीं है, पूरे 3 महीने का काम है। और इस बार मुद्राएं भी थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। ऐसा कौन सा काम मिल गया जी जो 3 महीने तक काम करना है? हमारे गांव में एक राम मंदिर है, पर बजरंगबली का मंदिर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है बजरंगबली का। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। इसी खुशी में आज मैं खीर बनाती हूँ। खीर? यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और तुम खीर बनाने की बात कर रही हो? आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी थोड़ी मुद्राएं हैं जिससे हम दोनों खीर तो खा ही सकते हैं। और 3 महीने तक का काम मिला है, तब तक आप इतना तो कमा ही लोगे कि हम 56 भोग तक खा सके। क्यों? 56 भोग का तो पता नहीं, पर इतना तो कमा ही लूंगा कि थोड़ी गरीबी कम हो सके। अच्छा, तो अब मैं काम पे चलता हूँ, तुम रात को खीर बना के रखना, साथ में खाएंगे। ऐसा कहते ही माधव काम के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर ठेकेदार कहता है, अरे माधव, पहले दिन ही इतनी देर तुम्हें यहाँ टिकना तो है ना कि मैं किसी और को रख लूं? अरे नहीं ठेकेदार जी, आप बस आज माफ कर दो। कल से मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, पक्का। ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना। जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा। माधव ऐसा कहते ही काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा खीर खरीदने बाजार जाती है। आज तुम इतने दिन बाद यहाँ पे, माफ करना, आज तुम्हारे लिए कीड़े लगे सस्ते चावल नहीं हैं। लेने हैं तो ये अच्छे चावल ही लेने पड़ेंगे। अरे नहीं, आज मैं खीर के चावल लेने आई हूँ। खीर के चावल कहीं डाका डाला है क्या? तुम्हें पता है ना, 200 ग्राम चावल की कीमत 80 तांबे के सिक्के हैं। जी मुझे पता है, और इसलिए मैंने इतने दिनों से सिक्के इकट्ठा भी किए हैं। आज मेरे पति को 3 महीने के लिए काम मिला है, इसी खुशी में आप मुझे 200 ग्राम खीर के चावल दे दो, और ये रहे 80 तांबे के सिक्के। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, ये लो खीर के चावल। फिर राधा खीर के चावल लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ बजरंगबली की मूर्ति भी आ जाती है। हाँ, ये मूर्ति लो और मेरे घर पर रख देना। एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए, फिर मूर्ति की पूजा करके मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर याद रखना, ये मूर्ति बहुत कीमती है, कुछ होना नहीं चाहिए मूर्ति को। जी ठेकेदार जी, जैसा आप कहें। माधव उस मूर्ति को ले जा ही रहा था कि बीच में एक केले के छिलके पर फिसल जाता है और माधव मूर्ति के साथ गिर जाता है और मूर्ति भी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या किया? गधे, इतनी कीमती मूर्ति तूने तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, किसी ने बीच में ही केला खाकर उसका छिलका यहीं फेंक दिया था। मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? हाँ, तुझे मैंने कहा था कि यह कीमती मूर्ति है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए था। पर तेरे जैसा मंद बुद्धि इंसान ये बात समझ ही नहीं सकता। तेरे जैसा फटीचर इंसान क्या जाने कि इस मूर्ति की कीमत क्या है। मुझे माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से तुझे काम दूंगा तो ना होगी। तुझे आज ही मैं काम से निकालता हूं। और हाँ, ये जो मूर्ति तूने तोड़ी है उसके पैसे भी देगा। और अगर नहीं दे पाया तो तुझे और तेरी पत्नी दोनों को इस गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे और तेरा घर भी बेच देंगे। ठेकेदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता
तो भला मैं इस मूर्ति के पैसे कैसे दे सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूं। अगर मेरे पैसे नहीं दे पाया तो समझ लेना, अब उठ और यहां से निकल जा। और जब तक पैसे ना आ जाए तब तक अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना, समझा? ये क्या हो गया मुझसे? मेरी पत्नी को जब मैंने कहा था कि काम मिल गया है तो कितनी खुश थी, और अभी तो बेचारी मेरे लिए खीर बना रही होगी इस आस में कि मैं घर पैसे लेकर आऊंगा और हम दोनों साथ में खीर खाएंगे। पर अब सब बर्बाद हो गया। भगवान, ये आपने क्या किया? मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया भगवान? आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आपने मुझे आज ये सिल्हा दिखाया आया है? मैंने आज तक नशा नहीं किया, ना कभी किसी के साथ गलत किया और ना ही किसी का अहित चाहा। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खुशी से 2 पल जीना चाहता था, उसके साथ बैठकर खीर खाना चाहता था। पर अब तो वो खीर मेरे गले से ही नहीं उतरेगी। बेचारी कितनी खुश होगी और मेरी राह देख रही होगी। पर अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? भगवान, अब मैं क्या करूं? भगवान, अब आप ही कुछ करो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहते ही माधव भगवान के सामने अपना सिर पटकने लगता है और पटकते पटकते वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है पर माधव घर नहीं लौटता। कितनी देर हो गई है, पर यह है कि अब तक नहीं आए। खीर ठंडी भी हो चुकी है, इतना भी क्या काम करना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई उपहार लेने गए हों? ऐसा ही हुआ होगा। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। राधा इंतजार करती ही रह जाती है पर माधव नहीं आता है। वहां से 2 औरतें गुजर रही थी और राधा को देखकर कहती है, राधा किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं, जिसे धक्के मारकर काम से निकाल दिया गया? काम से निकाल दिया गया? ये क्या कह रही हो बहन? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने बजरंग बली की कीमती मूर्ति को तोड़ दिया था और इसीलिए उसे काम से निकाल दिया गया है और कीमत भी चुकाने के लिए बोला है। तुम्हारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं बहन, जो तुमने ऐसे आदमी से ब्याह किया है। शांत हो जाओ, अब एक शब्द और नहीं, कुछ भी कह लो, पर मेरे पति के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती मैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने ये बात मुझे बताई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। हाँ ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही बोल रहे थे। ऐसा कहते ही वे दोनों वहां से चली जाती हैं और राधा माधव का रात भर इंतजार करती रहती है और सुबह हो जाती है पर माधव नहीं आता है। तभी माधव को एक सपना आता है। सपना था, बहुत बुरा सपना था। माना कि ठेकेदार जी ने मुझसे बदतमीजी से बात की, लेकिन मुझे उनके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए था। मैं ऐसा घटिया सपना देख भी कैसे सकता हूं? अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात भर यहीं पर सोए थे क्या? हाँ पंडित जी, वो थोड़ी आंख लग गई थी। लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी रात से ही परेशान है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर पंडित जी, घर जाके भी मैं क्या करता, कैसे मुंह दिखाता? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे बारे में। कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि पता चला है कि कल जिस केले के छिलके पर तुम्हारा पैर फिसला था, वो केले का छिलका ठेकेदार ने ही खाकर फेंका था। और इस विषय में मुखिया जी और बाकी सब बातचीत कर रहे हैं। देखना, बात तुम्हारे ही पक्ष में आएगी। आप सच कह रहे हैं पंडित जी। अगर ऐसा है तो भगवान ने मेरी सच में सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पंडित जी, आपने कहीं आग लगी हुई देखी क्या किसी के घर पर? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी है। मैं अभी ठेकेदार के घर के रास्ते से आ रहा था, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? नहीं पंडित जी, वो मुझे एक सपना आया था कि ठेकेदार के घर पर आग लगी है, इसीलिए मैंने पूछा। अरे जल्दी चलो रे, जल्दी चलो, ठेकेदार के घर पर आग लग गई है। ये देखो गांव वालों, ये मनहूस माधोई है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगाई है। तू तो नहीं बचेगा, तूने मेरे घर पर आग लगाई है ना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। नहीं ठेकेदार जी, मैंने ये सब नहीं किया।
मैं तो मंदिर में सो रहा था। क्या तेरा घर नहीं है क्या जो तू मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहा है। हाँ, खुद की गलती दूसरों पर मत ठोको ठेकेदार। अरे मुखिया जी, आप नहीं जानते ये माधव कितना बड़ा दुष्ट है। इसने कल मूर्ति तोड़ दी और जब मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगा दी। मुझे पता है कि किसने किया है। तुम ही हो जो कल केले को खाकर कचरे में फेंकने के बजाय बीच रास्ते में फेंक दिया और यह बेचारा मूर्ति लेकर जा रहा था। तुम्हारे फेंके हुए केले के छिलके पर फिसल गया और तुम खुद की गलती मानने की जगह इस बेचारे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। पर मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे हैं। देखो, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मैं तुम्हें मंदिर के काम से हटा रहा हूं और किसी और ठेकेदार से ये काम करवा लूंगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मुखिया जी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा माधव। तुम चिंता मत करो माधव, अब तुम्हें पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, कल से तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, परेशान हो रही होगी। अब जाओ। आपका धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूं। उसके बाद माधव घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी घटनाएं बताता है। चलो, अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं, ऊपर से कर्जे में पड़ जाते तो। अब ये सब छोड़ो भाग्यवान, और जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, मैं अभी आपके लिए खीर गरम करके लाती हूँ। तुमने खीर नहीं खाई क्या? आपके होते हुए पहले मैं कैसे खा सकती हूँ जी? मैं अभी लेकर आती हूँ। वे दोनों खीर खा लेते हैं और देखते ही देखते रात भी हो जाती है और माधव को एक सपना आता है जिसे देखकर वो छटपटाने लगता है। ए जी, उठो जी, आप इतना छटपटा क्यों रहे हो? उठो, क्या हुआ जी? ए जी, सुनते हो? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना तो देखा ही, पर असली सपना भी देखा। असली सपना? ये आप क्या कह रहे हो जी? हाँ, पता है, जब मैंने मंदिर में जाकर अपना माथा पीटा तो मैं बेहोश हो गया था और मैंने सुबह एक सपना देखा था कि ठेकेदार के घर पर आग लग गई थी, और हुआ भी ऐसा ही था। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो ये भी जरूर सच होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा राधा, जल्दी चलो यहाँ से। पर कहाँ? वो सब बाद में पूछ लेना, पहले यहाँ से निकलो, अब चलो। उसके बाद माधव और राधा वहां से चले जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद ठेकेदार आ जाता है मशाल लेकर। तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, पर मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर पर आग लगाई थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे घर पर आग लगा के यहां से बच जाएगा? आग के बदले आग। तूने मेरे घर पर आग लगाई थी ना, अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही सोहा हो जाएगा। ठेकेदार के आग लगाने से पहले ही गांव वाले और मुखिया जी राधा और माधव के साथ वहां पर आ जाते हैं। ओ मुखिया जी, आप यहाँ पर आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ? हमें माधव यहाँ लेकर आया है। जब तुमने ये योजना बनाई थी तो माधव ने सब सुन लिया था। अच्छा हुआ माधव जो तुम हमें यहाँ लेकर आ गए, वरना हमें तो इसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव वालों, इसे पकड़ लो और कल सुबह होते ही इसे महाराज के सामने लेकर जाना। अब वही इसका निर्णय करेंगे। उसके बाद गांव वालों ने ठेकेदार को पकड़ लिया और उसे लेकर चले गए। लगता तो ऐसा ही है राधा, कल का सपना तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज भी मैंने देखा कि ठेकेदार यहाँ आग लगाने आएगा, और वो भी सच हो गया। मुझे तो लगता है ये भगवान ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप भेंट में दी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आग लगने से पहले ही आपको सपना आ गया और आपने सब सुलझा लिया, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। अब उसकी चिंता मत करो, अब सब ठीक है। अब चलो, चलकर सो जाते हैं, क्या पता फिर कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो अब मेरा सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। ए जी, सुबह हो गई, अब तो उठ जाओ कि दिन भर सपने ही देखते रहोगे। कितना अच्छा सपना देख रहा था, और तुम हो कि देखने ही नहीं देती। ऐसा क्या देख रहे थे? यही कि हम दोनों अमीर हो गए हैं और हमारे हाथ खजाना लग गया है, और हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा जैसा कि है,
पर अफसोस ये तो बस एक सपना था, और सपने कहाँ सच होते हैं। तो क्या अब हम सच में अमीर हो जाएंगे? अमीर ये कैसी बात कर रही हो राधा? मैंने कहा ना, ये बस एक सपना था। लेकिन आपको तो सच के सपने आते हैं ना? सच के सपने? अरे हाँ, 2 दिनों से मैंने जो भी सपने देखे वो सब सच हो गए। इसका मतलब है कि ये सपना भी जरूर सच हो सकता है। जल्दी बताइए ना कि वो खजाना आपने कहाँ देखा है। हम अभी वहाँ जाएंगे और खजाने को बाहर निकाल लाएंगे। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक खेत में मैंने देखा जो पूरी तरह से बंजर था, और उसके बीच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। ठीक उसी के नीचे वो खजाना छुपा हुआ था। बंजर जमीन? इस गांव में तो कम से कम 6 से ज्यादा ही बंजर जमीन है, और अगर दूसरे गांव की जमीन पर छुपा होगा तो खोजना बहुत ही मुश्किल है। पर जो भी हो, खजाना चाहिए तो खोज तो करनी ही पड़ेगी। सही कहा राधा, चलो चलकर ढूंढ निकालते हैं खजाने को और अपनी घिसी पिटी जिंदगी को अलविदा करते हैं। उसके बाद राधा और माधव दोनों ही गांव की बंजर जमीन को खोजने निकल गए, पर बहुत देर तक भी खोजने पर वो जमीन नहीं मिल रही थी। पक्का आपने यही सपना देखा था ना जी? अरे हाँ, मैंने देखा तो यही सपना था। तो फिर वो जमीन मिल क्यों नहीं रही है? कहीं वो दूसरे गांव में तो नहीं? अब हम कौन से गांव में खोजें? ये तो बड़ी समस्या की बात है। लेकिन अभी भी एक जमीन बची हुई है जो पूरी तरह से बंजर है। एक बार उसे भी चलकर देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। उसके बाद माधव और राधा दोनों उस जमीन को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों उस जमीन पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उस बंजर जमीन पर सच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। वो देखो राधा, मैंने कहा था ना, वही पौधा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। चलो चलो चलकर देखते हैं। फिर वे दोनों पौधे को हटाकर वहां पर खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक खोदने के बाद वहां सच में एक संदूक रखा था। जब वे उस संदूक को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और खोलते हैं तो उसमें सच में खजाना निकलता है, जिसमें कई स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। हे भगवान, इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं! इतने तो मैंने अपने पूरे जीवन में भी कभी नहीं देखे। ये सच है या कोई सपना? राधा, ये सपना ही तो है जो अब पूरा हो गया है। अब हमें गरीबी से भरी हुई जिंदगी, जिसमें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था, वो जिंदगी अब नहीं जीना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा। किंतु अगर हम इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाएंगे तो गांव वालों को शक नहीं होगा। जो कल तक इतने गरीब थे, वे रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए? कहीं वह हमारी स्वर्ण मुद्राओं को हड़प लिए तो? बात तो तुमने सही कही राधा। एक काम करते हैं, इस गांव से ही चले जाते हैं। गांव से चले जाते हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं जी? और नहीं तो क्या, अगर हम यहाँ रहेंगे तो गांव वाले हमें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं के साथ रहने नहीं देंगे, और अगर हम दूसरे गांव चले गए तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें कोई पहचानता ही नहीं होगा। सारे लोग हमें शुरू से ही अमीर समझेंगे और वहां हम शांति से अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ऐसा कहते ही वे दोनों उस खजाने को लेकर दूसरे गांव जाने लगते हैं, ये सोचकर कि अब वो अपना जीवन खुशी से अमीरों वाली तरह से बिताएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनके दरवाजे पर कौन सी मुसीबत दस्तक देकर बैठी थी। महाराज, हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो हमारे राजकोष से धन चुराकर भाग गया था। बहुत बढ़िया मंत्री जी, आपने अच्छा काम किया। तो बताओ, चोर कहाँ रखा है मेरा धन? अगर सीधी तरह से बता देते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, परंतु अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे मित्र ने मुझे लालच देकर ये काम कराया है। अगर आपको पकड़ना ही है तो मेरे मित्र को पकड़िए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुमसे किसने कराया ये, या किस लिए किया, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। मेरा धन कहाँ है, ये बताओ। जी महाराज, वो धन मैंने पास के ही गांव में एक बंजर जमीन पर गाड़ रखा है, और उसके ऊपर मैंने एक जंगली पौधा लगाया है ताकि मुझे खोजने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है मंत्री जी, आप इसके साथ जाइए और खजाने को लेकर आइए। उसके बाद इस चोर का फैसला किया जाएगा। जी महाराज, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही
मंत्री उस चोर के साथ उस स्थान पर जाता है जहां पर चोर ने खजाने को गारा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। देख के तो लगता है कि अभी अभी खोद गया है। तुम्हें पता है क्या कौन किया है ये? ऐसा कहते ही सैनिक चोर को ले गए और मंत्री जी उस धन को खोजने में लग गए। उन्होंने उस गांव का चप्पा चप्पा देखा, पर वो धन नहीं मिला। तो मंत्री जी पास के ही एक गांव में चले गए। अरे मित्र, सुना क्या? हमारे गांव में एक बहुत धनी लोग आए हैं और उन्होंने वो घर खरीद लिया है जिसे सिर्फ बहुत धनी लोग ही खरीद सकते हैं। सही कहा मित्र। मंत्री उनकी ये बातें सुन लेता है और उस व्यापारी से मिलने उसके घर चला जाता है। जी कहिए महाशय, आप कौन हैं और हमसे क्या काम है? मैं तो बस महाराज का सेवक हूँ। मुझे पता चला है कि आपके पास बहुत सारा धन है और आप एक व्यापारी भी हैं, तो हमारे महाराज ने बस अपने समझौते के लिए आपको बुलाया है। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। ये तो मेरा पुश्तैनी खजाना है जो मेरे दादा परदादा के हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना सारा धन बचा के रखा आने वाले भविष्य के लिए, बस और कुछ नहीं। तो क्या आप यहाँ व्यापार नहीं करने वाले? अगर आप यहाँ व्यापार करेंगे तो और भी पैसे कमा सकते हैं। आपने सुझाव तो अच्छा दिया है मंत्री जी, पर अभी नहीं। इस बारे में मैं किसी और दिन सोचूंगा। अच्छा, तो क्या मैं आपके पुश्तैनी खजाने को देख सकता हूँ क्या? वो क्या है ना कि महाराज सामने वाले की हैसियत से कर लगाते हैं। आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो आपको ज्यादा कर देना पड़ता है, परंतु वो सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी जो अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाती हैं। बस इसीलिए मुझे आपका खजाना देखना है। जी, अगर ऐसी बात है तो आप मेरा खजाना देख सकते हैं। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये वही संदूक है जिसे चोर ने चोरी किया था और जरूर ये उस चोर का ही साथी होगा। माफ कीजिए महाशय, परंतु आपको मेरे साथ महाराज के पास जाना होगा। महाराज के पास? परंतु क्यों? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। असल में आपके पास कुछ ज्यादा ही अधिक धन है, तो आप पर कितने कर लगाए जाएंगे और कितनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। महाशय, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरी पत्नी को आने दीजिए। वो सब्जी लेने बाजार गई हुई है। अगर मैं उसे बिना बताए चला गया तो वो बेचारी चिंता करती रहेगी। उसके कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी बाजार से आ जाती है। ये कौन है जी? आपके कोई मित्र है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो महाराज के सेवक हैं। कर के सिलसिले में बात करने आए थे, तो मुझे अभी इनके साथ महल जाना पड़ेगा। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या आप ही मंत्री जी हैं जो चोर की तलाश कर रहे हैं? मैं जब बाजार गई थी तो सब इसी बारे में बात कर रहे थे। एक चोर ने राजकोष से धन चुराकर एक बंजर जमीन में गाड़ दिया था। अब वो खजाना गायब है। मंत्री जी उसी चोर को खोज रहे हैं जी। मंत्री? चोर की तलाश? ये क्या बोल रही हो राधा? तो क्या हमें जो खजाना मिला था वो चोरी का था? तो तुम दोनों को पता ही चल गया। देखो, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम नहीं बच सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप मेरे साथ महल चलो। देखिए मंत्री जी, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। उन्होंने खजाने को नहीं चुराया। हमें तो खजाना गड़ा हुआ मिला है, तो हमने ले लिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मंत्री जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूं क्या? वो जमीन तुम्हारी थी ही नहीं, तो फिर तुम उस जमीन में क्यों जाओगे और खोद के देखोगे? जिसे पता ना हो कि खजाना कहाँ है, वो नहीं ढूंढ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो, और तुम्हें पता तभी हो सकता है जब तुम चोर के साथ मिले हुए हो। मंत्री जी, ये सब मेरा करा धरा है। इसमें मेरी भोली पत्नी को कुछ नहीं पता। आप कृपया करके इसे जाने दें और मुझे लेकर जाएं। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम ही चलो मेरे साथ। महाराज, ये रहा वो चोर जिसके साथ मिलकर इसने संदूक चुराया था। तो तुम हो वो? सैनिकों, उस चोर को यहाँ लेकर आओ। क्या यही है वो जिसके साथ तुमने मिलकर चोरी की थी? जी महाराज, यही है वो मेरा मित्र। इसकी लंबाई और कद काठी उसी के जैसी है और वो आंखें भी वैसी ही है महाराज। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है क्या? नहीं महाराज, मैं बस इतना ही कहूंगा कि इसमें मेरी पत्नी का कोई हाथ नहीं था।
वो तो बेचारी मासूम है, उसे इन सब मामलों में मत घसीटिएगा महाराज। ठीक है सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और डाल दो हमेशा हमेशा के लिए कारागार में। एक बात बताओ चोर भाई, तुमने मुझे अपना साथी क्यों बताया? ये क्या कह रहे हो मित्र? तुमने मेरे साथ मिलकर चोरी की तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा, पर मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तो मैं कौन सा तुम्हें जानता हूँ मित्र? ये लोग अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं, पर एकदम मूर्ख हैं। मैंने जो कहा उसे ही सच मान बैठे। मैंने तो बस इन्हें गुमराह करने और इन्हें परेशान करने के लिए ये झूठी कहानियां बनाई। असल में तो मेरा कोई साथी नहीं है। तो इसका मतलब तुमने झूठ कहा ताकि वो तुम्हारे दूसरे साथी को खोजने के लिए दिन रात परेशान रहे। और नहीं तो क्या, पर पता नहीं तुम इन चक्करों में कैसे फंस गए। और उससे भी हैरानी की बात, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खजाना कहाँ रखा है? हाँ, मैं कहूंगा तब भी तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए जाने दो। अरे क्यों नहीं करूंगा, ये लोग बेवकूफ हैं, मैं नहीं। तुम कहो तो सही। मुझे सपने आते हैं जिसमें मैं भविष्य देख सकता हूँ। फिर माधव ने उसे पूरी बात बताई। चोर ये बात आश्चर्य से सुनने लगा और कहता है, भविष्य वाले सपने? ये क्या बकवास कर रहे हो? भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तुम्हारी बातों का विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल है मित्र, पर तुम मुझे बहुत सीधे साधे लगते हो। अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुमने झूठा आरोप भी अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ। अरे ये क्या मित्र, तुम ठीक तो हो ना? उठो मित्र उठो, ये क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, मैंने देखा कि महाराज की जान खतरे में है। उन्हें शरबत में जहर दिया गया है और वो पीकर वो मर जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज के प्राण जा सकते हैं। अरे तो तुम क्यों इतना डर रहे हो? प्राण तो महाराज के संकट में है ना, तुम्हारे तो नहीं। महाराज के प्राण मेरे प्राण हैं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो ये राज्य बहुत संकट में आ सकता है। तुम नहीं समझोगे। सैनिकों उठो। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? पानी खत्म हो गया क्या? पानी नहीं खत्म हुआ है, महाराज के प्राण खतरे में हैं। क्या कहा? महाराज के प्राण खतरे में हैं? और तुझे कैसे पता चल गया? कोई सपना देखा क्या? वो मैं बाजार में किसी को कहते हुए सुना था कि महाराज को जहर देने वाले हैं उनके शरबत में। तुझे हम कोई मूर्ख लगते हैं? अगर बाजार में तूने ऐसा सुना तो तभी क्यों नहीं कहा, अभी क्यों कह रहा है? छोड़ दे भाई, ये तेरी बात नहीं समझेंगे। बोलकर कोई फायदा नहीं है, सो जा। तू जो कर सकता था तूने वो किया, इससे ज्यादा अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब सो जा। ऐसा कहने के बाद चोर सो जाता है और माधव तो रात भर परेशान रहता है और सो नहीं पाता। सुबह होने के बाद माधव को महाराज के पास बुलाया जाता है। महाराज, आप जिंदा हैं? तो क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? नहीं महाराज, वो तो बस मुझे एक बुरा सपना आया था, इसीलिए। यही ना कि हमें किसी ने जहर देकर मार डाला? हाँ महाराज, पर आपको कैसे पता? जब कल हमने तुम्हें कारागार में डाला तो तुम्हारी पत्नी आई थी और कह रही थी कि तुम्हें सपने आते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाते हैं। हमें पहले तो लगा कि वो तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही थी, पर जब तुमने सैनिक से महाराज को जहर देने वाली बात कही तो सैनिक मेरे पास आया था और उसने मुझे ये बात बताई। जब मैंने इसकी छानबीन की तो मुझे पता चला कि सेविका दूसरे राज्य के दुश्मन के कहने पर शरबत में जहर मिलाकर लाई थी। जब मैंने उसे शरबत पीने को कहा तो वो डर गई और डर के कारण उसने अपना सारा सच बता दिया। और इसीलिए हम तुम्हारे सपने वाली बात को इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि वो खजाना तुमने अपने सपने में देखा था। तुमने चोरी नहीं की है, इसीलिए हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? महाराज, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी का विश्वास किया और मुझे छोड़ दिया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं छोड़ा है, तुमने हमारी जान बचाई है। इसीलिए वो घर जिसे तुमने हमारे राजकोष से खरीदा, वो घर हम तुम्हें इनाम के तौर पर देते हैं और तुम्हें हम एक पद भी देते हैं जहां तुम्हें मंत्री जी के साथ काम करना होगा। तुम्हारे सपनों के कारण हमारी बहुत मदद होगी। तो बताओ, क्या तुम मेरे यहाँ काम करना चाहोगे? जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा महाराज। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। मुझे घर जाकर राधा को ये खुशखबरी देनी है।
वो बेचारी चिंता कर रही होगी। ऐसा कहते ही माधव घर चला जाता है और राधा को सारी बात बता देता है। अब उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है और इसी खुशी में वो दोनों मंदिर जाकर भगवान को शुक्रिया